पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एल्बर्ट बिल क्या है। समान जुर्म के बदले अधिक सजा अंग्रेज देते थे कि अगर भारत के जजों को ये पावर दे दिया गया, ये जो लॉर्ड रिपन जब भारत के नए वॉयसरॉय बन के आए कि ये जो भारतीय जज हैं ये रक्त और रंग से तो भारतीय हैं, सोच से ये अंग्रेज हैं। आप चाइना के स्कूल में पढ़िएगा तो आपके लिए लेनिन हीरो हो जाएंगे, आप भारत के स्कूल में पढ़िएगा तो आपके लिए गांधी हीरो हो जाएंगे। वो बताइए उसका विदेश मंत्री जो है बयान दे रहा है कि हम भारत को 30 दिन का छूट दे रहे हैं, तेल खरीद सकते हैं। ये दिन आ गया वो भारत का जो भारत कहता है कि हम आंख में आंख डाल के बतियाने का ताकत रखते हैं। सबसे पहले एल्बर्ट बिल विवाद को समझने के लिए पहले तो यह समझना पड़ेगा कि एल्बर्ट बिल क्या है। मैं आपको बता दूं कि एल्बर्ट बिल विवाद आपका एक ऐसा टॉपिक है जो अलग से 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो अगर किसी चीज का विवाद समझना है, मान लीजिए कभी थोड़े दिन के पहले अभी कोई एक यूजीसी बिल आया ड्राफ्ट प्रपोज, उसके ऊपर विवाद हुआ, तो विवाद क्यों हो रहा है पहले वो बिल को समझेंगे तभी तो पता चलेगा कि विवाद क्या है। तो सिमिलरली एल्बर्ट बिल को पहले समझना होगा कि एल्बर्ट बिल की कहानी क्या है। आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिस टॉपिक में हमने प्रजातीय विभेद की नीति की चर्चा की थी प्रजातीय विभेद की नीति, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा की थी। और इसी पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में हमने आपको 2 बातें बताई थी कि जो भारतीय जज हैं उन भारतीय जजों को यूरोपीय नागरिकों से संबंधित जो मुकदमे हैं उनको सुनवाने की सजाई, मतलब उनको सुना फैसला उसमें सुना सकते थे क्या? नहीं सुना सकते थे। यानी यूरोपीय नागरिकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का पावर इनको नहीं था। रीजन क्या था नहीं करने का? भाई साहब आपको एक मैंने पॉइंट बताया था पिछली क्लास में, वो पॉइंट ये था विभेद के दौरान भारतीय लोगों को समान जुर्म के बदले अधिक सजा अंग्रेज देते थे। तो जब अंग्रेज जज जो हैं, जो यूरोपीय जज हैं, जब भारतीयों को अनर्गल सजाएं दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा सजाएं दे रहे हैं, तो उनको मन में भी इस बात का डर था कि अगर भारत के जजों को ये पावर दे दिया गया तो हो सकता है कि उनके मामले उनके कोर्ट में जब यूरोपीय नागरिकों का कोई मामला आएगा तो वो भी अनर्गल सजाएं देने लगेंगे, यानी जरूरत से ज्यादा सजा देने लगेंगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर में उनके ऊपर बैन था, पावर नहीं था। अब यहीं से एल्बर्ट का खेल शुरू होता है। अच्छा एक बात बताइए कि भारतीय जज बनते कौन थे? बड़े लोगों के बच्चे, उच्च वर्ग के बच्चे। तो वो कौन लोग हैं? वो धनिक वर्ग है, वो जमींदार वर्ग है, वो अंग्रेजों के यहां बड़े पदों पर नौकरी करने वाला वर्ग है। क्या वो छोटे लोग के बच्चे बनते थे क्या जज? नहीं, क्योंकि जज के लिए पढ़ाई इंडिया में तो होती नहीं थी। लंदन अमेरिका जाके पढ़ना है तो अफोर्डेबिलिटी हब की नहीं है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में ये जो लॉर्ड रिपन जब भारत के नए वॉयसरॉय बन के आए, आपको पता है कि लॉर्ड रिपन का शासनकाल प्रीलिम्स में पूछता है कब से कब तक, 80 से 84 तक। जब लॉर्ड रिपन ने ये देखा कि इस फैसले से जो भारत का उच्च वर्ग है, जो भारत का कुलीन वर्ग है, जो भारत का ब्रिटिश शिक्षित भारतीय वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो जमींदार वर्ग है, जो भारत को कमजोर कर रहा है और हमारे यहां सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल की, हमारे यहां के माल ला को यहां बेच रहा है, मतलब हमारे व्यापार को बढ़ा रहा है, वो जो वर्ग है वो वर्ग हमसे खासा नाराज हो रहा है। क्यों नाराज हो रहा है? क्योंकि उनके बच्चे जो हैं जज तो बन गए हैं लेकिन उनके पास पावर नहीं है। लॉर्ड रिपन जो है ये वॉयसरॉय हुआ करते थे और वॉयसरॉय की काउंसिल में एक कानूनी सलाहकार थे। कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मान लीजिए वॉयसरॉय के बराबर, और कानूनी सलाहकार हो गया कैबिनेट मिनिस्ट्री में कानून मंत्री होते हैं, तो उसी प्रकार से ये वॉयसरॉय हैं, वॉयसरॉय के कानूनी सलाहकार हुआ करते थे और कानूनी सलाहकार का नाम था सर सीपी एल्बर्ट। ये जो सर सीपी एल्बर्ट साहब हैं इनको इन्होंने बुलाया और बोला कि यार बताओ क्या इनको हम लोग रिलीफ दे सकते हैं? अगर इनको रिलीफ दे दिया तो इनके बच्चे खुश हो जाएंगे और ये बड़े लोग खुश हो जाएंगे और भारत में राष्ट्रवाद कूट कूट के फैल रहा है, बढ़ रहा है, आबो हवा में राष्ट्रवाद की भावनाएं बह रही हैं और आंदोलन को चलाने के लिए पैसा चाहिए और भारत में यही वर्ग है जो आंदोलन को अगर समर्थन दे देगा तो पैसा भी दे देगा और भारत का आंदोलन बड़ा हो जाएगा और वो हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में क्या इन भारत के बड़े लोगों को खुश करने का कोई विकल्प है क्या हमारे पास? तो सीपी एल्बर्ट ने बोला हाँ सर हम कर सकते हैं। कर इसलिए सकते हैं ये जो जज बना है जो भारतीय कहने को भारतीय है, और यहीं से एक क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करता है कि ये व्यक्ति कहने को तो भारतीय है लेकिन इसकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई है, ये मैट्रिक ब्रिटेन में किया है, ये इंटर ब्रिटेन में किया है, ये लॉ की वकालत की पढ़ाई इसने ब्रिटेन में की है, जज जो है ये ब्रिटेन में परीक्षा दे करके बना है। वैसी परिस्थिति में यहां इसने एक डायलॉग दिया और सीपी एल्बर्ट ने कहा कि ये जो भारतीय जज हैं ये रक्त और रंग से तो भारतीय हैं लेकिन बुद्धि और कौशल से, सोच से ये अंग्रेज हैं। इसलिए आप सुनते होंगे बार बार ये डायलॉग इस्तेमाल होता है, ये डायलॉग यहीं पे निकल के आया था। सीपी एल्बर्ट ने अपने वॉयसरॉय को कहा कि साहब इनको हम लोग बना सकते हैं, इनका सोच ब्रिटेन के लोगों के जैसा। भाई जिस स्कूल में आप पढ़िएगा उसी तरह का सोच होगा। आप चाइना के स्कूल में पढ़िएगा तो आपके लिए लेनिन हीरो हो जाएंगे, आप भारत के स्कूल में पढ़िएगा तो आपके लिए गांधी हीरो हो जाएंगे, आप पाकिस्तान के स्कूल में पढ़िएगा तो जिन्ना आपके लिए हीरो हो जाएंगे। तो जब ये लोग भले पैदा भारत में हुए हैं, रक्त से खून से भारतीय हैं, रंग रूप से ये भारतीय हैं, लेकिन बुद्धि और कौशल से ये भारतीय नहीं हैं, इसलिए इनको जज में जो ये जज बने हैं इनको वो पावर दिया जा सकता है कि ये यूरोपीय नागरिकों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकें। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में सर सीपी एल्बर्ट के इशारे पर एक बिल लाया गया इनके कहने पर, और उस बिल का नाम क्या था? एल्बर्ट बिल। जैसे ही ये एल्बर्ट बिल आया तो इस एल्बर्ट बिल ने क्या किया? ये जो नहीं वाला मामला था, मतलब
मतलब ये जो संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते थे, इस ये नहीं शब्द हट गया और ये अब सुनवाई क्या कर सकते थे, मतलब इनको पावर दे दिया गया सुनवाई करने का। जब सुनवाई करने का पावर दिया गया तो इससे बताइए कि ब्रिटिश नाराज होंगे या खुश होंगे? ब्रिटिश नाराज होंगे। अब ब्रिटेन में दो वर्ग है, एक वर्ग है जो आम जनमानस है, आम नागरिक का मतलब मैं ब्रिटिश नागरिक की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटिश आम नागरिक है जो भारत में रह रहे हैं, और एक वर्ग है जो अधिकारी वर्ग है, जो अंग्रेजों के यहां नौकरी कर रहा है, ब्रिटेन का बड़ा अधिकारी है। इन दोनों में गुस्सा आया। गुस्सा इस बात का आया, इन लोगों को लगा कि अगर भारतीय जज को यूरोपीय नागरिकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का पावर दे दिया जाएगा तो ऐसे परिस्थिति में ये पावर का मिसयूज करेंगे और हमारे यूरोपीय लोगों को उनके मुकदमों में गलत सजाएं, जरूरत से ज्यादा सजाएं दी जाने लगेंगी। इन लोगों ने, आम नागरिकों की पहले बात कर लेते हैं, आम नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। पैमाने पर विरोध होने के बाद याद रखिएगा यहां पर एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका क्या नाम था? यूरोपीय डिफेंस संगठन या संघर्ष संगठन बनाया गया। और इस संगठन के निर्माण के तहत इन लोगों ने चंदा किया आंदोलन को चलाने के लिए। और इतिहासकार बताते हैं कि उस टाइम पीरियड में 1 लाख रुपए से ज्यादा का चंदा कलेक्ट किया गया। यूरोपीय नागरिकों ने पैसा कलेक्ट किया कि हम इससे खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। और जब इन लोगों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, हर गली उससे आवाज आने लगी, तो ये बात महारानी विक्टोरिया तक पहुंची। यहां तक आप ये एक पार्ट समझिए। दूसरा पार्ट क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा। ये जो अधिकारी थे, ये अधिकारी हड़ताल पर बैठ गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटेन के जो अधिकारी भारत में पोस्टेड थे वो हड़ताल पर बैठ गए। अब सोचिए कि आपको कैसा लगेगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार, और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री मान लीजिए कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जी हैं, ये लोग हड़ताल पर बैठ जाए अमित शाह के खिलाफ। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि जब अंग्रेज का अधिकारी, अंग्रेजी हुकूमत का शासन है, भारत गुलाम है, और वो अपने ही महारानी के फैसलों के खिलाफ या अपने ही वायसराय के फैसले के खिलाफ क्या कर रहा है? आंदोलन कर रहा है। तो ठीक वैसा ही हो गया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र के खिलाफ आंदोलन कर दे। जब ये हड़ताल होने लगा, इधर नागरिकों का पूरा विरोध होने लगा, ये एक संगठन का निर्माण हो गया, इसने 1 लाख रुपए से ज्यादा कलेक्ट कर लिया। तब जाकर अंग्रेजों की ये बात जो है, ये विरोध प्रदर्शन की बात महारानी तक पहुंची। और जैसे ही ये बात महारानी तक पहुंची, महारानी ने तुरंत लॉर्ड रिपन को बुलाया और रिपन को कहा कि रिपन, मैं ये नहीं जानती कि तुमने ये फैसला क्यों किया है। तुम एक उदारवादी वायसराय हो, तुम भारतीयों के हितों की रक्षा करने वाले वायसराय हो, तुम उनके प्रति उदार व्यक्तित्व रखते हो, लेकिन मैं ये चाहती हूं रिपन कि तुम इस फैसले को वापस लो। अब बताइए कि कोई शासक है, प्रधानमंत्री कोई बिल ले आते हैं और बिल लाने के बाद उनको वापस लेने के लिए कहा जाए तो चुनौती होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही आप लोग देख रहे हैं ना, हमारे बरका चाचा एगो बयान दिए हैं। जैसे घर में हम लोग के चाचा होते हैं, छोटे चाचा, बरका चाचा, तो हमारे यहाँ बरका चाचा एगो है। कौन? दुनिया का बरका चाचा कौन है? वो बताइए। उसका विदेश मंत्री जो है बयान दे रहा है कि हम भारत को 30 दिन का छूट दे रहे हैं कि आप तेल खरीद सकते हैं। बताइए क्या दिन आ गया भारत का? रे भाई, ये दिन आ गया वो भारत का जो भारत कहता है कि हम आंख में आंख डाल के बतियाने का ताकत रखते हैं। आप सोचिए कि हमारे बरका चाचा कह रहे हैं कि 30 दिन के लिए तेल खरीदने का हम तुमको छूट देते हैं। इतना गुलामी ठीक बात नहीं है भाई। परिस्थितियां जो हैं हम नहीं जानते, लेकिन बरका चाचा इस सब चीज पर नजर रखा कीजिए भाई साहब। ये जो अभी चल रहा है देश दुनिया में, ईरान वाला मामला नजर में है ना। ईरान में कहा ये सब हो रहा है घटना, अमेरिका टूट पड़ा है। अमेरिका रीजन क्या दे रहा है? कभी सास भी बहू थी जो सीरियल है, उसमें कभी बहू भी सास बनती है। मतलब अगर ऐसा विद्यार्थी मिलेगा जो इतना सीरियस है दुनिया की घटनाओं के प्रति, फिर सिविल सर्विसेज का तैयारी करने का क्या फायदा हुआ? मैडम अखबार पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, थोड़ा नजर रखिए ईरान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, रशिया चुप क्यों है, क्या चाइना मदद कर रहा है, भारत इतना शांति का मार्ग काहे अपनाए हुए है। इस सब पे नजर होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। आपको इंटरनेशनल में पढ़ना है ना, अंतरराष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में। खैर चलिए वापस आइए अपने टॉपिक पर। लॉर्ड रिपन को महारानी ने कहा कि रिपन तुम वापस करो। अब रिपन चिंता में पड़ गया कि क्या करें, कैसे करें। रिपन ने उस एल्बर्ट बिल में संशोधन कर दिया। उसने क्या कहा कि किसी भी मुकदमे करने की सुनवाई के लिए कम से कम 4 जज होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या कंडीशन लगाया। पहला कंडीशन कम से कम 4 जज, मतलब 3 जज हो सकते हैं क्या? नहीं। अगर यूरोपीय नागरिक का कोई मामला आता है तो 3 जज नहीं, कम से कम कितना? 4 जज। और 4 कम से कम है, यानी 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। यस और नो? यस। उसके बाद इसने दूसरा कंडीशन लगा, कम से कम 50% अंग्रेज होने चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर 5 गो जज है तो कम से कम 50, मतलब 2.5 जज तो होगा नहीं, तो ऑटोमेटिक कितना जज हो गया? 3 और 2 कितना? भारतीय। और आप जानते हैं ना कि हमारे यहाँ का जो जुडिशियरी है उसमें जज बेंच का संख्या क्या होता है? 1 2 3 5 7 9 11 और 13। 13 सबसे ज्यादा किस केस में? केशवानंद भारती केस में हुआ था ना। तो मुझे बताइए कि 5 जज में अगर 5 होगा तो इसके अकॉर्डिंग कै गो अंग्रेज कै गो भारतीय? 3 अंग्रेज 2 भारतीय। 7 होगा तो 3.5 3.5, तो 4 अंग्रेज और 3 भारतीय। 9 होगा तो 5 अंग्रेज 4 भारतीय। 11 होगा तो 6 अंग्रेज 5 भारतीय। 13 होगा तो 7
अंग्रेज और 6 भारतीय। तो मान लीजिए अगर अंग्रेज जज एक तरफ झुक जाएंगे तो फैसला किसके पक्ष में? मतलब इसने रहते हुए हम लोगों को मूर्ख बना दिया, यही हुआ ना। और लॉर्ड रिपन ने बड़ी चतुराई से इस बिल में संशोधन कर दिया, बिल में संशोधन कर दिया। और संशोधन करने के बाद ऐसा संशोधन कर दिया कि फिर से पलड़ा किसका भारी हो गया? यूरोपीय जजों का भारी हो गया। वैसी परिस्थिति के अंदर में जब यूरोपीय जजों का पलड़ा भारी हो गया कि जो एल्बर्ट बिल था ये विवाद खड़ा हो गया। सवाल ये उठता है कि एल्बर्ट बिल से राष्ट्रवाद कैसे जागृत हुआ? एल्बर्ट बिल विवाद समझ में आ गया। पहले सबसे पहले इसकी क्रोनोलॉजी क्या है एल्बर्ट बिल की? एल्बर्ट बिल की क्रोनोलॉजी है कि प्रजाति विभेद के तहत भारतीय जजों को यह पावर नहीं था। रिपन आए, रिपन ने देखा कि ये उच्च वर्ग है, इसका समर्थन अगर भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है, और ये टाइम पीरियड कब का है? 1883 का है, 1883 है। भारत में राष्ट्रवाद अपने चरम पर है इस टाइम पीरियड में। भारत की आबोहवा में राष्ट्रवाद की भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। वैसी परिस्थिति में रिपन के कानूनी सलाहकार एल्बर्ट कहते हैं कि इन लोगों का समर्थन जो है, अगर आंदोलन को उच्च वर्ग का समर्थन मिल गया भारतीयों को तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और वो उनके बाल बच्चों को अलाउ कर देते हैं कि भाई ये सुनवाई कर सकते हैं। इसके लिए एल्बर्ट बिल आता है। विरोध होता है, भयंकर रूप से विरोध होता है। एक राजनीतिक संगठन का निर्माण होता है और ये संगठन वो अंग्रेजों की तरफ से विरोध करता है। और जब ये विरोध होता है तो अंततः ये बात महारानी तक पहुंचती है और महारानी एल्बर्ट बिल में रिपन को कह के संशोधन कराती है। रिपन संशोधन करता है और ये विवाद जो है समाप्त होने का नाम नहीं लेता है। और अंततः फिर से भारतीय जजों को पावर को लिमिटेड और कमजोर कर दिया जाता है। दूसरे रास्ते से हेंगा कान नहीं छूके हेंगा छू लिया जाता है। एनीवेज, अब इसके बाद इससे राष्ट्रवाद कैसे जागरूक हुआ, ये क्वेश्चन है आपका। आप इस बात को समझिए। इससे मामला ये निकला कि जब ये सारी चीजें हुई तो भारत के लोगों को लगा कि अगर एक मजबूत राजनीतिक संगठन बनाकर अंग्रेजी हुकूमत के पास पहुंचा जाए, उनके खिलाफ विरोध किया जाए, संवैधानिक तरीके से किया जाए, प्रदर्शन किया जाए, अपनी मांगों को माना जाए, अपने लोगों को इकट्ठा कर उन पर दबाव बनाया जाए, तो सरकारें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो वो सरकारें झुकती हैं। और यही यहां पर देखने को मिला है। क्लियर है ये बात समझ में? यहां से प्रीलिम्स में 4 सवाल बनते हैं, देख लीजिए एक बार। पहला सवाल ये पूछता है कि एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो भारतीय जजों के पावर से संबंधित है। उस तरह का ऑप्शन जो भी रहेगा आप टिक कर देंगे। दूसरा यहां से सवाल बनता है कि एल्बर्ट बिल कब पास हुआ था? ईयर क्या है? 1883 है। समझ में आई बात? तीसरा ये पूछा जाता है कि रक्त और रंग से तो भारतीय हैं पर बुद्धि और विवेक से, कौशल से, सोच से क्या है? अंग्रेज हैं। इन्होंने जो पावर दिया था यहां पर, ये जो अलाउ किया था, ये अलाउ क्यों किया था? क्योंकि इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया कि ये जो भारतीय हैं, जो जज हैं, ये रक्त और रंग से, बाई ब्लड एंड बाई रेस दीज पीपल आर इंडियन बट बाई थाउट एंड बाई लॉजिक्स दे आर ब्रिटिशर्स। तो रक्त और रंग से भारतीय हैं परंतु बुद्धि और सोच से अंग्रेज हैं। क्यों ऐसा? सोच से अंग्रेज क्यों हैं? क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई वैसे विद्यालयों में हुई है जहां पर ये शिक्षा पद्धति लागू है और इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया था? अलाउ कर दिया था।